नमस्ते दोस्तों, आप सभी का स्वागत है इतियुग में। आज की इस गहन चर्चा में हमारा मिशन काफ़ी दिलचस्प है। हमारे सामने जो रिपोर्ट्स और नोट्स है ना, वो भारत की भू राजनीतिक सीमाओं, हमारी समुद्री रणनीतियों और संधियों का पूरा कच्चा चिट्ठा खोलते हैं। बिल्कुल। और ये विषय मतलब सिर्फ सामान्य ज्ञान तक सीमित नहीं है। जो दस्तावेज आज हम डिकोड कर रहे हैं वो देश की सुरक्षा की असली तस्वीर दिखाते हैं। हाँ, और चलिए इसे सुनने वालों के लिए थोड़ा आसान बनाते हैं। जरा कल्पना कीजिए कि भारत की भौगोलिक स्थिति एक विशाल घर की तरह है, जिसके आम 7 पड़ोसी हैं। ये तुलना बहुत सटीक है। देखिए, जब 7 पड़ोसी होंगे तो एक व्यावहारिक बात है कि कुछ के साथ बाढ़ को लेकर रोज थोड़ी बहुत बहस होगी, तनाव रहेगा। सही कहा। और वहीं कुछ पड़ोसियों के साथ संबंध इतने शांतिपूर्ण होंगे कि मानो एक ही परिवार का हिस्सा हों। ये सीमाएं सीधे तौर पर हमारी अर्थव्यवस्था को प्रभावित करती हैं। एकदम। और अगर हम दस्तावेजों में दर्ज इस घर के आंकड़ों पर नजर डालें तो स्थिति की विशालता समझ आती है। स्रोतों के अनुसार भारत की कुल भूमि सीमा 15,106.7 किलोमीटर है। मतलब 15,000 किलोमीटर से भी ज्यादा का दायरा। हाँ, जो 7 अलग-अलग देशों के साथ जुड़ता है। और बात सिर्फ जमीन की नहीं है। अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप को शामिल कर लें तो हमारी तट रेखा, जिसे कोस्टलाइन कहते हैं, वो 7,516.6 किलोमीटर हो जाती है। लगभग 7,500 किलोमीटर समंदर। इतनी विशाल सीमाओं का प्रबंधन करना कागज पर जितना मुश्किल लगता है, जमीनी हकीकत में तो उससे कहीं ज्यादा जटिल है। हाँ, नोट स्पष्ट करते हैं कि इस पूरे नेटवर्क को संभालने की जिम्मेदारी गृह मंत्रालय के सीमा प्रबंधन विभाग के पास है। तो चलिए इस घर के अलग-अलग हिस्सों को समझते हैं। सबसे पहले पश्चिमी मोर्चे की तरफ चलते हैं। स्रोतों के मुताबिक भारत और पाकिस्तान के बीच कुल 3,323 किलोमीटर लंबी सीमा है। जी, लेकिन कूटनीतिक दस्तावेजों में सबसे ज्यादा जिक्र 740 किलोमीटर लंबी नियंत्रण रेखा का होता है, जिसे LOC कहते हैं। इसका इतिहास बड़ा विस्तृत है। आजादी के बाद 1949 में जो युद्ध विराम रेखा तय हुई थी, उसी को 1971 के युद्ध के बाद एक नया स्वरूप दिया गया। बिल्कुल। 1972 के ऐतिहासिक शिमला समझौते के तहत उस पुरानी रेखा को आधिकारिक तौर पर LOC में बदल दिया गया। इसके अलावा स्रोतों में एक और जगह का जिक्र है जो काफी दिलचस्प है, अंगसर क्रीक विवाद। हाँ, यहाँ क्या दिलचस्प है कि ये गुजरात और सिंध के बीच 96 किलोमीटर लंबा एक मुहाना है। देखने में दलदली और शांत लगता है, लेकिन कूटनीतिक रूप से बड़ा मुद्दा है। और यहाँ विवाद एक अंतर्राष्ट्रीय सिद्धांत को लेकर है ना, थलवेग सिद्धांत। सही पकड़ा आपने। पाकिस्तान इसी थलवेग सिद्धांत का दावा करता है। मतलब अगर दो देशों के बीच जल निकाय है तो सीमा उस पानी के बीचों बीच यानी मुख्य चैनल से गुजरनी चाहिए। लेकिन भारत का पक्ष अलग है। हाँ, भारत ऐतिहासिक समझौतों और पुराने नक्शों का हवाला देता है। और दोस्तों, यहाँ स्पष्ट कर दूं कि हम केवल स्रोतों में दर्ज दावों का विश्लेषण कर रहे हैं, किसी का पक्ष नहीं ले रहे हैं। बिल्कुल। खैर, जमीन पर जहां ऐसे विवाद होते हैं वहां सुरक्षा भी ऐसी ही चाहिए। पश्चिमी सीमा पर घुसपैठ रोकने के लिए जो एंटी इन्फिल्ट्रेशन ऑब्स्टिकल सिस्टम या AIOS है, वो मुझे किसी साई-फाई फिल्म जैसा लगा। एकदम। 550 किलोमीटर लंबा ये सुरक्षा घेरा सिर्फ लोहे की बाड़ नहीं है। हाँ, मैंने पढ़ा कि इसमें हाईटेक मोशन सेंसर और थर्मल इमेजिंग कैमरे लगे हैं। मतलब अगर रात के अंधेरे या घने कोहरे में कोई हलचल होती है तो थर्मल कैमरे शरीर की गर्मी से उसे पकड़ लेते हैं और कंट्रोल रूम में सीधा अलर्ट चला जाता है। ये मानवीय सतर्कता और तकनीक का बेहतरीन तालमेल है। ये तो हुई पश्चिमी मोर्चे की बात। अब जब हम उत्तर की ओर मुड़ते हैं तो चीन के साथ जो हमारी सीमा है वो पूरी तरह अलग चुनौती पेश करती है। सही कहा, यहाँ 3,488 किलोमीटर लंबी सीमा है, जिसे 1993 के समझौते में LAC यानी वास्तविक नियंत्रण रेखा माना गया था। और रणनीतिक दस्तावेज इसे 3 हिस्सों में बांटते हैं। हाँ, देखिए, पहला है पश्चिमी क्षेत्र जो लद्दाख में आता है। इसी में अक्साई चिन शामिल है, जहां 2020 में गलवान घाटी और पैंगोंग त्सो में संघर्ष हुआ था, फिंगर 8 से फिंगर 4 के बीच। और दूसरा हिस्सा मध्य क्षेत्र है, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश की सीमाओं वाला, जो अपेक्षाकृत शांतिपूर्ण है। जी। और तीसरा है पूर्वी क्षेत्र, जिसमें अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम आते हैं। यह हिस्सा पूरी तरह से ऐतिहासिक मैकमोहन रेखा पर आधारित है। मैकमोहन रेखा का नाम आते ही हमें 1914 के शिमला सम्मेलन में जाना पड़ता है। सर हेनरी मैकमोहन ने ब्रिटिश भारत और तिब्बत के बीच यह सीमा तय की थी, जो कि भूटान से लेकर म्यांमार के इसूराजी दर्रे तक
करीब 890 किलोमीटर लंबी है। उस दौर के पहाड़ों और घाटियों को देखते हुए नक्शे पर यह लकीर खींचना बहुत महत्वाकांक्षी कदम था। महत्वाकांक्षी था, लेकिन आज वही रेखा एक बड़े विवाद का केंद्र है। अगर हम चीन के आधिकारिक रुख को देखें तो वो इस एलएसी की कुल लंबाई को मानता ही नहीं है। हाँ, स्रोतों में है कि चीन इसे केवल 2000 किलोमीटर मानता है और 1914 के समझौते को सिरे से खारिज करता है। उनका तर्क है कि उस समय तिब्बत संप्रभु नहीं था, इसलिए उसे समझौते का अधिकार नहीं था। इसी आधार पर वो अरुणाचल प्रदेश को जांगनान या दक्षिण तिब्बत कहते हैं। और ऐतिहासिक रूप से 1962 के युद्ध की जड़ भी यही विवाद था। ये दिखाता है कि दस्तावेजों की व्याख्या कितनी अहम होती है। बिल्कुल, पर भू राजनीति में सिर्फ जमीन या सेनाई विवाद नहीं लाते। नेपाल को ही ले लीजिए, जिसे हिमालयी बफर माना जाता है। यहाँ नदियां भी सीमा विवाद का कारण बन जाती हैं। नदियां सीमा बदल देती हैं, ये सुनने में बड़ा अजीब लगता है। लेकिन सच है। 1816 की सुगौली की संधि में महाकाली नदी को भारत और नेपाल की पश्चिमी सीमा माना गया था। तो फिर विवाद किस बात का है? विवाद नदी के उद्गम स्थल को लेकर है। काला पानी का जो 35 वर्ग किलोमीटर का इलाका है, वहां नेपाल लिम्पियाधुरा को उद्गम मानता है, जबकि भारत के प्रशासनिक दावे अलग हैं। और वहीं लिपुलेख दर्रा भी है, जो भारत, नेपाल और चीन का सामरिक त्रिजंक्शन है। हाँ, जब भारत ने मानसरोवर यात्रा के लिए वहां सड़क बनाई तो कूटनीतिक हलचल तेज हो गई। और नदियों की बात करें तो सुस्ता विवाद भी है, जो बिहार की सीमा पर गंडक नदी की वजह से है। स्रोतों में इसके लिए एक बड़ा तकनीकी शब्द इस्तेमाल हुआ है, अवल्शन सिद्धांत। अवल्शन सिद्धांत को सरल भाषा में समझे तो नदियां कोई कंक्रीट की सड़क तो है नहीं, समय और बाढ़ के साथ वो अपना रास्ता बदल लेती हैं। तो जब गंडक नदी ने रास्ता बदला, जमीन का हिस्सा नदी के पार चला गया और सीमा विवाद शुरू हो गया। बिल्कुल, प्राकृतिक बदलावों और राजनीतिक सीमाओं का ये टकराव सुलझाना बहुत मुश्किल होता है। लेकिन हम हमेशा विवादों में ही नहीं उलझे रहते हैं, कई बार ऐतिहासिक समाधान भी निकलते हैं। और समाधान की बात करें तो मेरे लिए एक बहुत बड़ा आहा मोमेंट था जब मैंने पढ़ा कि हमारी सबसे लंबी सीमा चीन या पाकिस्तान के साथ नहीं है। हाँ, आमतौर पर लोग यही सोचते हैं क्योंकि खबरों में इन्हीं का जिक्र रहता है। लेकिन भारत की सबसे लंबी भूमि सीमा बांग्लादेश के साथ है, पूरे 4096.7 किलोमीटर। और इतनी लंबी सीमा होने के बावजूद यहाँ कूटनीति की एक बहुत बड़ी मिसाल कायम हुई है। 2015 का भूमि सीमा समझौता, जिसे LBA भी कहते हैं, जिसके लिए 119वां संविधान संशोधन करना पड़ा था। इससे 67 वर्षों का एनक्लेव या छींट महल विवाद हमेशा के लिए खत्म हो गया। स्थिति बहुत अजीब थी। भारत के कुछ गांव बांग्लादेश की सीमा में घिरे थे और बांग्लादेश के कुछ गांव भारत की सीमा में। वहां रहने वालों के लिए तो ये प्रशासनिक दुष्स्वप्न रहा होगा, अपने ही देश में जाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय सीमा पार करो। इसी को सुलझाने के लिए जमीन की ऐतिहासिक अदला बदली हुई। भारत ने 111 एनक्लेव यानी करीब 17,000 एकड़ जमीन बांग्लादेश को सौंपी और बदले में बांग्लादेश ने 51 एनक्लेव जो करीब 7,000 एकड़ जमीन थी वो भारत को दी है। और इसी में 1992 के 3 बीघा कॉरिडोर का भी जिक्र आता है, जी, जिसे भारत ने लीज पर दिया था। लेकिन वर्तमान चुनौतियां अभी भी हैं। अगस्त 2025 में जब ढाका में शेख हसीना सरकार का पतन हुआ तो एक अनिश्चितता आ गई और इसी वजह से BSF और BGB के बीच महानिदेशक स्तर की वार्ता हुई, क्योंकि सीमा का बड़ा हिस्सा अभी भी खुला है। हाँ, लगभग 864 किलोमीटर सीमा खुली है और 175 किलोमीटर तो ऐसा इलाका है जहां दलदल या नदी के कारण बाढ़ लगाना लगभग असंभव है। इन बाधाओं से पार पाने के लिए ही गृह मंत्रालय ने BSF के लिए 509 अतिरिक्त बॉर्डर आउटपोस्ट और 13 इंटीग्रेटेड चेकपोस्ट बनाए हैं, जिससे निगरानी भी बढ़ेगी और व्यापार भी व्यवस्थित होगा। खैर, अब जमीन से आगे बढ़कर भारत के समुद्री दायरे और एक्ट ईस्ट नीति पर नजर डालते हैं। थल से जल की ओर समुद्री सीमा में श्रीलंका का नाम सबसे पहले आता है। 1974 और 1976 में पाक जल डमरू मध्य में सीमा तय करने के लिए अहम संधियां हुई थीं। और इन्हीं में कच्चातीवू द्वीप का विवरण है, जहां 1974 में मध्य रेखा से थोड़ा विचलन करके वो द्वीप श्रीलंकाई समुद्री सीमा में शामिल होने दिया गया। मछुआरों का मुद्दा आज भी संवेदनशील है, लेकिन सहयोग जारी है। हाल ही में भारत ने श्रीलंका को $150 मिलियन के 2 ऑफशोर पेट्रोल वेसल दिए हैं, जो गहरे समंदर में निगरानी करते हैं। और हिंद महासागर में हमारा दूसरा बड़ा रणनीतिक एंकर है मालदीव, जहां 1988 के ऑपरेशन कैक्टस ने भारत को एक विश्वसनीय मित्र के रूप में स्थापित कर दिया था। अगर बड़ी तस्वीर देखें तो ये भारत की नेबरहुड फर्स्ट नीति और सागर विजन का हिस्सा है।
जुलाई 2025 में मालदीव के साथ एक बड़ा कूटनीतिक रीसेट भी दिखा, जहां बुनियादी ढांचे के लिए $565 मिलियन की मदद दी गई और ग्रेटर माले कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट के तहत एक विशाल समुद्री पुल बन रहा है। और सबसे जरूरी बात, मालदीव्स के 26 अटॉल पर रडार ग्रिड स्थापित कर उन्हें भारतीय तटीय रडार सिस्टम से जोड़ दिया गया है। ये तो निगरानी का एक बहुत बड़ा जाल है। और इसमें कोलंबो सुरक्षा कॉन्क्लेव भी शामिल है, जहां भारत, मालदीव और श्रीलंका साथ आते हैं। समंदर में जहाजों की हलचल पकड़ने के लिए LRIT और MMIS जैसे उन्नत सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल हो रहा है। LRIT मतलब लॉन्ग रेंज आइडेंटिफिकेशन एंड ट्रैकिंग, जो सैटेलाइट से दूर समंदर में जहाजों को ट्रैक करता है, जिससे हमारे एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन या EEZ की सुरक्षा पक्की होती है। और हमारी एक्ट ईस्ट नीति के तहत पूर्वी दिशा में भी काम हो रहा है। हाँ, इंडोनेशिया और थाईलैंड के साथ 1978 का अंडमान सागर समझौता, जहां एक 3 जंक्शन पॉइंट T स्थापित किया गया था। यह मलक्का जल डमरू मध्य के बहुत करीब है, जो दुनिया के सबसे व्यस्त समुद्री रास्तों में से एक है। इसकी सुरक्षा वैश्विक व्यापार के लिए बहुत जरूरी है। तो अगर इन सारे दस्तावेजों का निष्कर्ष निकालें तो भारत एक साथ कई मोर्चों पर काम कर रहा है। LOC और LAC पर सैन्य सतर्कता है, और दूसरी तरफ बांग्लादेश के साथ भूमि सीमा समझौते और श्रीलंका के साथ समुद्री संधियों जैसी कूटनीतिक जीतें हैं। यह दिखाता है कि कार्यप्रणाली हर जगह लागू नहीं हो सकती। नोट्स में इस चुनौती से निपटने के लिए एक बहुत ही दिलचस्प सिद्धांत का जिक्र है, एक सीमा एक बल, यानी वन बॉर्डर वन फोर्स। ये भारत की सीमा सुरक्षा की एक बहुत ही अहम रणनीति है। कागज पर यह सिद्धांत जितना स्पष्ट लगता है, जमीन पर इसे लागू करना उतना ही जटिल है। इसका सीधा अर्थ यह है कि हर सीमा की अपनी एक अलग तासीर होती है और वहां तैनात बल को उसी के अनुसार ढलना होता है। जैसे कि म्यांमार की सीमा है ना, मैंने पढ़ा कि वहां 1835 में स्थापित असम राइफल्स की तैनाती है। बिल्कुल, जो भारत का सबसे पुराना अर्धसैनिक बल है। उन्हें दशकों से वहां के दुर्गम जंगलों और स्थानीय जनजातीय संस्कृति के बीच काम करने का गहरा अनुभव है। इसके ठीक विपरीत अगर हम चीन के साथ लगने वाली ऊंचाई वाली सीमाओं को देखें तो वहां भारत तिब्बत सीमा पुलिस यानी ITBP तैनात है, जिनकी ट्रेनिंग बिल्कुल अलग होती है। उन्हें कड़ाके की ठंड और कम ऑक्सीजन वाले माहौल में काम करने के लिए तैयार किया जाता है। एकदम सही। और नेपाल या भूटान जैसी जो खुली सीमाएं हैं, वहां SSB यानी सशस्त्र सीमा बल को जिम्मेदारी दी गई है। उनका मुख्य ध्यान सैन्य खतरे से ज्यादा तस्करी और सीमा पार होने वाले अपराधों को रोकने पर होता है। ये विशेषज्ञता ही पूरे सुरक्षा तंत्र की रीढ़ है। लेकिन जब हम इन सीमाओं के बनने की कहानी पढ़ते हैं तो इतिहास के कुछ पन्ने बहुत गहरे जख्म दिखाते हैं। 1947 के विभाजन और रैडक्लिफ लाइन का जो दस्तावेजीकरण हमारे स्रोतों में है, वो सच में रोंगटे खड़े कर देने वाला है। वो आधुनिक इतिहास की सबसे बड़ी त्रासदियों में से एक है। 1947 में जब सीमा खींचने का काम सर सिरिल रैडक्लिफ को सौंपा गया तो उन्होंने महज 5 सप्ताह के भीतर ये फैसला कर दिया। विचार करने वाली बात यह है, 5 सप्ताह? एक ऐसा व्यक्ति है जिसने पहले कभी इस उपमहाद्वीप का दौरा तक नहीं किया था। जी हाँ, जिसे यहाँ के मॉनसून, नदियों के बहाव या सांस्कृतिक जटिलताओं का कोई अंदाजा नहीं था। उसने लगभग 88 मिलियन लोगों का भाग्य दिल्ली के एक कमरे में बैठकर तय कर दिया। और उससे भी ज्यादा विचलित करने वाला तथ्य ये है कि इस पूरी प्रक्रिया में जो डेटा बात खड़ा कर सकता है। लेकिन 2024-2025 की हालिया रिपोर्ट्स एक नई तस्वीर भी पेश करती हैं। कूटनीतिक वार्ताओं के बाद डेप्सांग और डेमचोक जैसे विवादित क्षेत्रों में सेनाओं की वापसी यानी डिसएंगेजमेंट की प्रक्रिया देखने को मिली है। वो निश्चित रूप से एक सकारात्मक कदम है, लेकिन निष्पक्ष रूप से देखें तो स्थिति उतनी सरल नहीं है। एक तरफ डिसएंगेजमेंट हो रहा है, वहीं दूसरी तरफ चीन LAC के करीब दोहरे उपयोग वाले गांवों का निर्माण कर रहा है। ये शांति काल में आम नागरिकों के लिए हैं, लेकिन युद्ध की स्थिति में सैन्य छावनियों में बदले जा सकते हैं। और इसका मुकाबला करने के लिए भारत ने भी सीमावर्ती बुनियादी ढांचे के विकास में तेजी लाई है। नई सड़कें बन रही हैं और ITBP के साथ स्पेशल फ्रंटियर फोर्स यानी SFF की तैनाती को मजबूत किया गया है। इन ऊंचे पहाड़ों की बिसात में 2 बहुत ही अहम मोहरे भी हैं, नेपाल और भूटान। ये दोनों भारत और चीन के बीच एक प्राकृतिक बफर का काम करते हैं। नेपाल के साथ तो हमारी 1751 किलोमीटर लंबी खुली सीमा है, जिसका प्रबंधन SSB के पास है। इसका हिमालयी बफर में दूसरा महत्वपूर्ण नाम भूटान का है। इसके साथ हमारी 699 किलोमीटर लंबी सीमा लगती है। रणनीतिक नजरिए से ये भारत के लिए जीवन रेखा के समान है।
क्योंकि भूटान सिलीगुड़ी कॉरिडोर के लिए एक ढाल का काम करता है, जिसे चिकन्स नेक भी कहा जाता है। यह संकरा रास्ता पूरे पूर्वोत्तर भारत को देश के बाकी हिस्सों से जोड़ता है। बिल्कुल, इसलिए भूटान का स्थिर रहना भारत की सुरक्षा के लिए बहुत जरूरी है। से भारत अब पूर्वोत्तर तक पहुंचने के लिए वैकल्पिक मार्गों की खोज और बुनियादी ढांचे पर बहुत तेजी से काम कर रहा है। पूर्वोत्तर की सुरक्षा का एक और बड़ा हिस्सा म्यांमार की सीमा से जुड़ा है। 1643 किलोमीटर की ये सीमा घने जंगलों से होकर गुजरती है। सालों से यहाँ फ्री मूवमेंट रेजिम यानी FMR लागू था, जिसके तहत सीमा के दोनों ओर रहने वाले लोग बिना वीजा के 16 किलोमीटर तक आ जा सकते थे। लेकिन 2024 में सुरक्षा कारणों से इसे पूरी तरह समाप्त कर दिया गया। अवैध प्रवास और हथियारों की तस्करी को रोकने के लिए, है ना? हाँ, और अब इस पूरी सीमा को सुरक्षित करने के लिए लगभग 31,000 करोड़ रुपए की लागत से बाड़ लगाने का प्रोजेक्ट शुरू किया गया है। साथ ही पारंपरिक आवाजाही के लिए QR कोड पर आधारित स्मार्ट बॉर्डर पास सिस्टम शुरू किया जा रहा है। जमीनी सीमाओं की इन अलग-अलग कहानियों के बाद हमारे दस्तावेजों का एक बड़ा हिस्सा हमारी नीली सीमा यानी समुद्री सुरक्षा के बारे में भी बात करता है। 7,516.6 किलोमीटर की तटरेखा और 2.3 मिलियन वर्ग किलोमीटर में फैला विशेष आर्थिक क्षेत्र यानी EEZ। इस EEZ को समझना बहुत जरूरी है। ये समंदर का वो विशाल हिस्सा है जो देश की जमीनी सीमा से आगे पानी में फैला होता है। इस पूरे क्षेत्र में मछली पकड़ने और खनिज निकालने का अधिकार सिर्फ भारत के पास है। और इस विशाल समुद्री संपत्ति की हिफाजत का जिम्मा भारतीय तटरक्षक यानी ICG के पास है। ये गश्त लगाने के साथ साथ समुद्री कनेक्ट दिस टू द बिगर पिक्चर। अगर हम इसे बड़े परिप्रेक्ष्य से जोड़ें तो ये समझना जरूरी है कि नक्शे पर खींची गई ये रेखाएं कभी स्थिर नहीं होती। ये हमेशा जीवंत और गतिशील रहती हैं। चाहे वो बांग्लादेश में अचानक हुआ राजनीतिक फेरबदल हो या चीन का सामरिक विस्तार, इन सीमाओं की चुनौतियां लगातार बदलती रहती हैं। बिल्कुल, और इस चर्चा को विराम देने से पहले एक ऐसा विचार है जो सीधे हमारे भविष्य से जुड़ता है। हमने देखा कि कैसे नेपाल के साथ सुस्ता का विवाद सिर्फ इसलिए पैदा हुआ क्योंकि गंडक नदी ने अपना रास्ता बदल लिया। प्रकृति ने एक नई राजनीतिक उलझन पैदा कर दी, जो कि बहुत ही स्वाभाविक है प्रकृति के लिए। तो एक बहुत बड़ा सवाल ये उठता है कि भविष्य में जब जलवायु परिवर्तन का असर अपने चरम पर होगा, जब ग्लेशियर पिघलेंगे, नदियां रास्ते बदलेंगी और समुद्र का जलस्तर बढ़ने से तटीय इलाके डूबने लगेंगे, तब इन कठोर राजनीतिक रेखाओं का क्या होगा? जब प्रकृति खुद भूगोल को दोबारा लिखेगी तो क्या सदियों पुरानी ये संधियां उन प्राकृतिक बदलावों का सामना कर पाएंगी? ये यकीनन एक बहुत ही गहरा और बेचैन कर देने वाला सवाल है। भू राजनीति और प्रकृति के इस संभावित टकराव के बारे में सोचना एक बिल्कुल नए परिप्रेक्ष्य को जन्म देता है। भारत की इस विशाल और जटिल भू राजनीतिक वास्तुकला की हमारी ये विस्तृत चर्चा आज यहीं संपन्न होती है। ये स्पष्ट है कि नक्शे पर दिखने वाली ये लकीरें महज स्याही नहीं है, बल्कि ये इतिहास के घावों, कूटनीति की सफलताओं और सुरक्षा बलों के साहस का प्रतीक है। इस डीप डाइव में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सुरक्षित रहें और दुनिया को समझने की अपनी इस जिज्ञासा को हमेशा ऐसे ही जगाए रखें।